अब हम बात कर रहे हैं वापस से जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है। अपने पीपीटी से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि उसके क्या फीचर्स है और उसकी क्या यूजेस है। तो इसका पहला पर्पस ये है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का कि इससे स्टेबिलिटी इंश्योर होती है। स्टेबिलिटी इंश्योर होने का मतलब ये हुआ कि ये पहले से पता रहेगा कि आपका फॉरेन एक्सचेंज का रेट पहले से क्या है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल में बताया था कि इससे हमारे एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, गवर्नमेंट प्लान कर सकते हैं, उन्हें पता है कि ये रेट रहने वाला है, तो फ्यूचर में अनसर्टेनिटी से बचा जा सकता है। तो ये इससे क्या होगा, फॉरेन ट्रेड, कैपिटल मूवमेंट्स एक स्टेबल फॉर्म में चलेंगे। दूसरा क्या है कि गवर्नमेंट भी चाहती है कि स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, क्योंकि अगर इनस्टेबिलिटी रहेगी, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होगा, अगर चेंजेस होंगे फॉरेन एक्सचेंज में, उसके रेट में, तो क्या होगा कि डेफिनेटली मार्केट में एक अनसर्टेनिटी क्रिएट होगा और लोग ये तय नहीं कर पाएंगे कि हम एक्सपोर्ट करें कि नहीं करें, इंपोर्ट करें कि नहीं करें। तो ये सब चीजें डिटरमाइन करने के लिए गवर्नमेंट चाहती है कि क्या करे, वो स्टेबिलिटी करे। और जब दूसरा मैकेनिज्म होता है तो उस केस में गवर्नमेंट खुद ही इंटरवेन करती है। वो हम लोग लेटर पार्ट में डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट को मेंटेन करना होता है लार्ज रिजर्व फॉर द फॉरेन करेंसी टू मेंटेन द एक्सचेंज रेट एट द लेवल ऑफ फिक्स्ड बाय इट। एक्चुअली चूंकि गवर्नमेंट जब फिक्स करती है एक्सचेंज रेट को, तो उसके लिए लार्ज रिजर्व बनाए रखना होता है। आपको याद होना चाहिए 1991 के पॉलिसी में गवर्नमेंट के पास फॉरेन रिजर्व बहुत कम दिनों का बच गया था, तो हमें जरूरत पड़ी तो हमने दुनिया से रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज के लिए हमने अमेरिका से लोन मांगा, और वो भी गोल्ड गिरवी रख के मांगा था, क्योंकि हमें कोई लोन देने को तैयार नहीं थी। आज के डेट में इंडिया का फॉरेन रिजर्व काफी अच्छा है। पीछे आपने सुना होगा मीडिया हाउसेस से पाकिस्तान और श्रीलंका में इस तरह की क्राइसिस आई थी कि वहां पे फॉरेन एक्सचेंज काफी कम हो गया था और वहां पे इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी देखने को मिला था। अब एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स तय होते थे, मैंने आपको बताया भी थोड़ी देर पहले, गोल्ड के आधार पर। अभी हम लोग 3 मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि किस प्रकार से फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता था और अब कैसे होता है। पहले होता था, उसमें पहला नाम है गोल्ड स्टैंडर्ड्स। गोल्ड स्टैंडर्ड्स डिटरमाइन होता था एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ गोल्ड इन द फॉरेन कंट्री, जो मैंने प्रीवियस पार्ट में भी बताया। जैसे कि 2 देशों के पास कितना गोल्ड रिजर्व है और वो कितने नोट्स प्रिंट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली उनका रेट तय होता था। ये हमने डिस्कस किया था। इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इस सिस्टम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि गोल्ड रिजर्व मेंटेन करना होता था। अगर आपको नोट प्रिंट करना है तो गोल्ड रिजर्व आपको मेंटेन करना पड़ेगा, उतना गोल्ड आपको परचेज करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, आपका गोल्ड भी अननेसेसरी इन्वॉल्व है और उसमें बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट भी लगता था। तो ये एक बहुत लॉन्ग टर्म के लिए फॉरेन एक्सचेंज को मेंटेन करने का सॉल्यूशन नहीं था। लेकिन इनिशियली 1870 टू 1914 तक ये मैकेनिज्म चल रहा था। उसके बाद एक नया मैकेनिज्म स्टार्ट हुआ दुनिया भर में, जिसका नाम रखा गया ब्रेटन वुड्स स्टैंडर्ड सिस्टम। इस सिस्टम में क्या किया गया कि अब गोल्ड रिजर्व रखना जरूरी नहीं था और हर कंट्री आपस में रेट डिटरमाइन नहीं करेगी, बल्कि यह डिटर्मिनेशन होगा एज पर द डिपेंडिंग ऑन द यूएस डॉलर। हर कंट्री को पैगिंग किया जाएगा यूएस डॉलर के साथ, अटैच किया जाएगा यूएस डॉलर के साथ। हाँ, इसका भी बेस कहीं ना कहीं गोल्ड बेस्ड ही था, लेकिन अलग अलग कंट्री में अलग अलग रिजर्व रेट्स तय नहीं होते थे, फॉरेन एक्सचेंज रेट तय नहीं होते थे। इस मैकेनिज्म में क्या किया गया, ब्रेटन वुड्स सिस्टम में गोल्ड वाज रिप्लेस्ड बाय द यूएस डॉलर। यानी अब गोल्ड रखना जरूरी नहीं है, आपके पास गोल्ड हो या ना हो, अगर यूएस डॉलर भी है तो आप उसको मान के चल सकते हो और उसके हिसाब से आपकी फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता था। लेकिन इस सिस्टम में भी कहीं ना कहीं गोल्ड या यूएस डॉलर का होना कंपलसरी था और इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाता था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, आईएमएफ के द्वारा। लेकिन यह भी एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं था। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन हुआ जब आगे डिमांड और सप्लाई के आधार पर गोल्ड रिजर्व को उसका डिटरमाइन किया गया। इसके आगे बढ़ने के पहले यहां पर एक और कंसेप्ट है जिसे कहा गया है डिवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है। जैसे कि
इनिशियल टाइम में गोल्ड के जो एक्सचेंज रेट्स हैं वो गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। अब गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि $1 बराबर 40 रुपया, ये पहले से फिक्स हो गया फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में। अब इस रेट पे इंडिया में इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे हैं और इंडिया के एक्सपोर्टर को भी मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिल रही है। ऐसा क्यों नहीं मिल रहा, मैं आपको समझाता हूं। मान के चलते हैं कि 40 रुपए का $1 है और इंडिया का एक एक्सपोर्टर अमेरिका को बेचने जाता है $1,00,000 का सामान, तो इंडिया में उसको 40 लाख रुपया मिलेगा। लेकिन उसकी कॉस्टिंग अगर पहले से ही 40 या 42 लाख है तो वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएगा, तो वो कभी भी एक्सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर यही प्राइस $1 का 40 की जगह 50 हो जाए, तो अब वो जो 40-42 लाख उसकी कॉस्टिंग है और 50 लाख रुपए उसको मिलेंगे, क्योंकि उस कस्टमर उसका जो है ना वो $1,00,000 ही पे करने वाला है। तो चूंकि $1,00,000 वो पे करने वाला है और उसकी कॉस्टिंग जो है वो 40-42 लाख है, तो अब वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा। यानी जब अगर करेंसी की फॉरेन एक्सचेंज का रेट कम होता है तो कभी भी एक्सपोर्टर जो है उसको नुकसान होता है, और फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर ज्यादा रहता है तो एक्सपोर्टर को प्रॉफिट होता है। अब ये आपको समझ में आ गया कि इससे एक्सपोर्टर को प्रॉफिट और लॉस होता है, और इसी तरीके से जो फॉरेन इन्वेस्टर है उनके साथ भी यही केस होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपने करेंसी की वैल्यू को रिड्यूस कर देती है, अपनी करेंसी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को रिड्यूस कर देती है और फॉरेन एक्सचेंज को इंक्रीज कर देती है। इस केस को कहा जाता है डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। डीवैल्यूएशन का मतलब है कि कल को गवर्नमेंट ने कह दिया कि आज से 40 रुपए का डॉलर 45 का हो जाए। आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है मैं 40-45 का क्यों एग्जांपल ले रहा हूं, क्योंकि ये अर्लियर टाइम का एग्जांपल ले रहा हूं, मैं आज का एग्जांपल नहीं ले रहा। आज के डेट में तो डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन नॉर्मली इंडिया में तो नहीं होता। तो ये डिवैल्यूएशन रेफर टू रिडक्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट। ये जो डिवैल्यूएशन होता है वो रिडक्शन करती है प्राइजेस को, अपने करेंसी के प्राइजेस को रिडक्शन करती है। ऑल्टरनेटिवली ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है उसके प्राइस बढ़ जाते हैं। और इसका अपोजिट है रिवैल्यूएशन, इसे अलग से एक्सप्लेन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। रिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन में अंतर यह होता है कि डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिक होता है और रिवैल्यूएशन जो होता है वो ऑटोमेटिक नहीं होता, बल्कि वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, ड्यू टू द गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है। डेप्रिसिएशन डिमांड सप्लाई की वजह से होता है। रिवैल्यूएशन जो होता है उस वो कब होता था, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता था, जबकि डेप्रिसिएशन जो है वो फिक्स में नहीं होता, फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है, जो आजकल होता है। अपने आप 80 का डॉलर 82 का हो जाता है, या फिर 78 का हो जाएगा या हो जाता है, तो ये केस क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन का होगा। यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, एज पर डिमांड एंड सप्लाई चीजें चेंज होती है। तो यही डिफरेंस है डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन में। डेप्रिसिएशन जो होता है ऑटोमेटिक होता है, रिवैल्यूएशन जो होता है, रिवैल्यूएशन में हम दो बातें कहेंगे, डिवैल्यूएशन, और जब इंक्रीज होता है तो उसे हम रिवैल्यूएशन भी कह सकते हैं। इंडिया में नॉर्मली डिवैल्यूएशन ही हुआ है। अब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में आपको बता चुका हूं, इसका दूसरा नाम है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसमें सब कुछ मार्केट की डिमांड और सप्लाई के हिसाब से होता है। जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि फॉरेन एक्सचेंज की जब डिमांड ज्यादा होती है, कब डिमांड ज्यादा होगी, जब इंपोर्ट ज्यादा होगा, और सप्लाई कब होगी, जब एक्सपोर्ट ज्यादा होगा या इन्वेस्टमेंट ज्यादा इंडिया में आएगा। तो गवर्नमेंट हमेशा ये चाहती है कि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट आता रहे और साथ में हमारा एक्सपोर्ट होता रहे। यही कारण है कि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को इंसेंटिव देती है, उसको इंसेंटिवाइज करती है, उसको प्रमोट करती है, और जो विदेशी इन्वेस्टर है उसको अट्रैक्ट करने के लिए कई कदम स्टेप्स उठाती है। तो ये हमारा फिक्स एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का एग्जांपल आपको समझ में आ चुका है। इसको कंपैरिजन टेबल से भी आप लोग दोबारा से देख सकते हैं। इसके बाद अब हमारे पास एक टॉपिक है जिसे गवर्नमेंट कैसे आज के टाइम में इंटरवेंशन करती है ओपन मार्केट इकोनॉमी में। आजकल क्या होता है आप जानते हैं कि डिमांड और सप्लाई के हिसाब से डॉलर का प्राइस तय हो। अब आप कल्पना कीजिए, अज्यूम कीजिए कि किसी वजह से शॉर्ट टर्म में 1-2 महीने में डॉलर की बहुत ज्यादा डिमांड आ गई। अगर बहुत ज्यादा डिमांड आती है शॉर्ट टर्म में तो क्या होगा, हो सकता है डॉलर 100 रुपए का चला जाए, और बाद में वापस डिमांड नॉर्मलाइज हो जाएगी तो वापस डॉलर 70 का हो जाए, 75 का हो जाए। इससे मार्केट में बहुत ज्यादा इनस्टेबिलिटी क्रिएट होगी। तो इस इनस्टेबिलिटी को रोकने के लिए गवर्नमेंट अपनी तरफ से इंटरवेंशन करती है
और कई बार क्या करती है कि ओपन मार्केट में अपने डॉलर बेचने लग जाती है। तो जो मार्केट में एक्स्ट्रा डिमांड आई है उसकी फुलफिलमेंट गवर्नमेंट के एक्स्ट्रा सप्लाई से हो जाती है और इससे बहुत ज्यादा प्राइस पे असर नहीं पड़ता। इसी को कहा जाता है मैनेज्ड फ्लोटिंग और इसका दूसरा नाम है डर्टी फ्लोटिंग। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इसमें डर्टी जो फ्लोटिंग होता है उसमें सेंट्रल बैंक्स, गवर्नमेंट जो है आरबीआई के द्वारा इस तरह के कदम उठवाती है। अब यहां पर एक टॉपिक है हाइब्रिड ऑफ द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। इन दिस सिस्टम सेंट्रल बैंक इंटरवेन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टू रिस्ट्रिक्ट द फ्लक्चुएशंस। कहने के लिए हमारे इकोनॉमी में जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है। तो आप इसे दोनों ही डिसाइड कर सकते हो, या फ्लेक्सिबल भी कह सकते हो इसे और हाइब्रिड भी कह सकते हो। एग्जाम में अगर फ्लेक्सिबल कहा जाए तो आपको क्या मान के चलना है, टोटली विल बी डिपेंडेंट ऑन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी। जब हाइब्रिड की बात होगी तो आपको क्या कहना है कि फ्लेक्सिबल भी है और साथ में फिक्स्ड का भी कुछ नेचर है। फिक्स्ड का नेचर इसलिए है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है उस चीज को कंट्रोल करने के लिए कि किस प्रकार जो बहुत ज्यादा रेंज बाउंड जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट रहे वो रेंज बाउंड रहे, ना बहुत ज्यादा बढ़ जाए ना बहुत ज्यादा घट जाए, उसे एक रेंज बाउंड उसे मेंटेन किया जाए। गवर्नमेंट इसकी कोशिश करती है। तो ये क्या होता है, हाइब्रिड मैकेनिज्म होता है और जिसे कंट्रोल करती है नॉर्मली डायरेक्टली गवर्नमेंट नहीं करती, ये आरबीआई के द्वारा करवाती है। और इसका दो नाम है, एक तो मैंने कहा मैनेज फ्लोटेशन और दूसरा डर्टी फ्लोटिंग। तो यहां पे टारगेटेड रेट तक ऐसा करती है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर शॉर्ट टर्म में डॉलर की बहुत ज्यादा डिमांड है और सप्लाई कम है, इससे बहुत ज्यादा प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए अपने डॉलर बेचना शुरू कर देगी। तो इससे डॉलर की प्राइस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी। ऑन द सेकेंड साइड अगर हम बात करें कि अगर डॉलर की प्राइस किसी वजह से उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई और डिमांड कम हो गया, डॉलर की सप्लाई ज्यादा हो गई और डिमांड कम हो गया, डॉलर की सप्लाई बढ़ने से क्या होगा, डॉलर के रेट घटने लग जाएंगे। और जब डॉलर का रेट घटता है तो एक्सपोर्टर को नुकसान होता है, फॉरेन इन्वेस्टर हमारे यहां नहीं आता है और इसकी वजह से क्या करेंगे हम लोग, गवर्नमेंट क्या करेगी, खुद ही परचेज करना लग जाएगी। यानी मार्केट में कई बार उतार चढ़ाव को रोकने के लिए, उस इनस्टेबिलिटी को रोकने के लिए ऑटोमेटिकली आरबीआई की मदद से गवर्नमेंट उन डॉलर को परचेज और सेल करने लग जाएगी ओपन मार्केट ऑपरेशंस के द्वारा, ओपन मार्केट एक्टिविटीज के द्वारा। इन द गिवन ग्राफ हम लोग इसमें डिमांड और सप्लाई को डिस्कस करेंगे। जैसे एक साइड में वाई एक्सिस पे क्या है, रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और एक्स एक्सिस पे है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो अगर रेट ज़्यादा है तो सप्लाई कम है और रेट कम है तो सप्लाई ज़्यादा है, यानी डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। ये आप लोगों को डिमांड और सप्लाई का जो नॉर्मल क्लास है, कर्व है, वहाँ से आप इजीली देख सकते हैं कि जैसे जैसे प्राइजेस बढ़ता है वैसे वैसे सप्लाई बढ़ता है और प्राइस और सप्लाई में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, वाइल डिमांड और प्राइस में एडवर्स रिलेशनशिप होता है। तो ये हमें एक एक करके देखना है। अब यहाँ पे फिगर 11.1 में एक कंपैरिजन है जिसमें इस ग्राफ में दिया हुआ है कि रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऊपर है और जो आपका डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है वो एक्स एक्सिस पे है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे जैसे रेट ज़्यादा है तो डिमांड कम है और रेट कम है तो डिमांड ज़्यादा है, जो नॉर्मल एक डिमांड कर्व में होता है। मैं समराइज करता हूँ, ये है, ऐसा है कि जो नॉर्मल डिमांड कर्व की सिचुएशन होती है वो सेम डिमांड कर्व है हमारे डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में। जो नॉर्मल सप्लाई कर्व की सिचुएशन होती है वो सेम सप्लाई कर्व है फॉरेन एक्सचेंज में। यानी जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा डिमांड और सप्लाई। रेट और डिमांड में एडवर्स रिलेशनशिप है, जबकि रेट और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। रेट बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, रेट घटेगा तो सप्लाई घटेगा। जबकि रेट फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा और फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। और इसके अकॉर्डिंग हम
जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है उसके साथ पता लगता है कि मार्केट क्या होगा। ये फिगर 11.3 में डिटरमाइन होता है, इससे इक्विलिब्रियम पॉइंट डिटरमाइन होता है, जिससे मार्केट का फॉरेन एक्सचेंज रेट और साथ में क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डिमांड एंड सप्लाई ये डिटरमाइन होता है। मैंने अभी डिस्कस किया था कि फॉरेन एक्सचेंज के डिमांड कहाँ से आते हैं और इसमें आपको सप्लाई अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं है। सप्लाई कैसे होगा, जैसे डिमांड इंपोर्ट के लिए होता है तो सप्लाई एक्सपोर्ट के लिए होगा, डिमांड फॉरेन में इन्वेस्टमेंट के लिए होता है तो सप्लाई फॉरेन वालों से इन्वेस्टमेंट के लिए होगा। विदेश में कोई नौकरी कर रहे हैं, वो यहाँ पे पैसे भेज रहे हैं, या विदेशी लोग फॉरेनर हमारे यहाँ पैसे भेज रहे हैं, दैट इज अ रेमिटेंस, उससे पेमेंट आ रही है। रेमिटेंस का मतलब होता है कि सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेज इन फॉर्म ऑफ गिफ्ट, वहां से कोई गिफ्ट के रूप में, ट्रांसफर के रूप में यहाँ पे पैसे भेजता है, रेमिटेंस होता है तो वो, और स्पेकुलेशन। वो सारे पॉइंट जो डिमांड वाले थे वो सप्लाई वाले भी सेम होगा। नॉर्मल चीज़ ये है कि डिमांड कैसे होगा, डिमांड कहाँ से आएगा, जब हमें विदेशों को करेंसी देना होगा तो उसमें डिमांड होगा, जैसे कि इंपोर्ट का था। सप्लाई कहाँ से होगा, जब फॉरेन करेंसी लेना होगा, जैसे कि एक्सपोर्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, रेमिटेंस एंड स्पेकुलेशन। दिस इज अ सिमिलर मैनर। और इन दोनों के साथ आप अब देखेंगे कि डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे और इसके साथ हम डिटरमाइन कर सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। इसमें कुछ भी नया नहीं है, जैसे कि डिमांड कर्व डीडी और सप्लाई कर्व एसएस इंटरसेक्ट करता है पॉइंट नंबर एस पे। तो जो इंटरसेक्ट कर रहा है तो वहां पे इक्विलिब्रियम पॉइंट को वाई एक्सिस से टच करेंगे तो आर पॉइंट आएगा, दैट विल बी योर एक्चुअल रेट। और नीचे वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे जो कनेक्ट कर रहा है वो क्यू पे कर रहा है, ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी। मैं रिपीट कर रहा हूं, वाई एक्सिस पे रेट डिटरमाइन होता है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिटरमाइन होता है, और ई इक्विलिब्रियम पॉइंट है, वहां से दोनों साइड में हम परपेंडिकुलर खींचेंगे तो क्वांटिटी और रेट दोनों डिटरमाइन हो जाता है, जैसे कि नॉर्मल डिमांड और सप्लाई कर्व के केस में होता है। अब आपको इसके लिए कुछ और समझने की जरूरत नहीं है। अब चेंजेस इन द एक्सचेंज रेट, चेंजेस इन एक्सचेंज रेट कब होगा, आप अज्यूम करो कि डिमांड पहले डीडी है जैसे कि कर्व में दिया हुआ है, अब डिमांड इंक्रीज हो गया। डिमांड इंक्रीज होने का मतलब है कि किसी और पर्पसेस के लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल इंपोर्ट बढ़ गया, या फॉर एग्जाम्पल कि हमारे देश के लोग विदेशों में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने लग गए तो हमें फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ गई। तो डिमांड बढ़ने का मतलब एक नया डिमांड कर्व क्रिएट हो रहा है, दैट इज अ D1 D1। और सप्लाई कर्व वही है, तो अब नया इक्विलिब्रियम क्रिएट होगा, दैट इज E1, और इससे नया रेट R1 और नई क्वांटिटी Q1 डिटरमाइन होगा। और ऐसे ही ऑल्टरनेटिवली अगर क्वांटिटी घटेगी तो वो सेम होगा। इसको मैं और कंफ्यूज करना नहीं चाह रहा, मैं सिंपली ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको डिमांड सप्लाई के आधार पर प्राइस डिटर्मिनेशन आता है, दिस इज 100% इक्विवेलेंट, सेम है, उसमें 1% का भी डिफरेंस नहीं है। कुल मिला के आप याद करो, जब डिमांड और सप्लाई में हम डिस्कशन करते हैं कि जैसे जैसे प्राइजेस बढ़ता है वैसे वैसे सप्लाई बढ़ता है, प्राइजेस घटता है सप्लाई घटता है, और डिमांड में एडवर्स रिलेशनशिप होता है। यहां पे भी सेम कंडीशंस हैं। इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड का जो हमने फिलॉसफी वहां पढ़ा हुआ है वो सेम कंडीशन यहां एप्लीकेबल होगा, और इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई के बारे में भी आप जानते हैं। अब यहां पे मैं लॉजिकली आपको समझा दूं कि डिक्रीज इन सप्लाई या इंक्रीज इन सप्लाई कैसे होगा। तो इंक्रीज इन सप्लाई में क्या होगा, शिफ्टिंग क्या हो रहा है, एसएस शिफ्ट हो रहा है S1 पे, यानी नई सप्लाई कर्व बन रही है। जब इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई की बात होगी तो सप्लाई कर्व नया बनेगा, और इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड कर्व की बात होगी तो डिमांड कर्व नया बनेगा, और उसके हिसाब से इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा। और आप परपेंडिकुलर जैसे ही उसको क्रिएट करेंगे तो आप बड़े आराम से नए रेट और क्वांटिटी को इजीली डिटरमाइन कर पाएंगे। अब एक लास्ट टॉपिक हमारे पास रह गया, दैट इज द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। मार्केट वो प्लेस होता है जहां पे कोई भी ट्रांजैक्शन किया जाता है। तो सेम डेफिनेशन इज आल्सो हियर। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज द मार्केट इन विच फॉरेन करेंसी आर बॉट एंड सोल्ड। जहां पे फॉरेन करेंसी बेचा या खरीदा जाता है वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है। द बायर सेलर इंक्लूड्स इंडिविजुअल, फर्म्स, बैंकर, फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर,
ये सब लोग, और सेंट्रल बैंक दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये लोग इसके पार्टिसिपेंट्स हैं, ये लोग इसके कंपोनेंट हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के। जैसे कि अगर आपको इंपोर्ट करना है तो आपको क्या करना है, रुपया दोगे आरबीआई को या किसी बैंकर को, और वहां से वो आपको डॉलर दे देगा और डॉलर आप डिपॉजिट कराओगे। सिमिलर मैनर में अगर आप एक्सपोर्टर हो, आपके पास डॉलर आता है तो आप उनको डॉलर दोगे बैंकर को, और बैंकर आपको क्या करेंगे, रुपीस में कन्वर्ट करके उसको दे देंगे। कुल मिला के ये बैंक, फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर, ये लोग इसके कंपोनेंट होते हैं, और बायर सेलर तो होता ही है। यहां पर एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा, फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर। ये कौन होता है? तो फॉरेन एक्सचेंज में ट्रांजैक्शन करने के लिए बैंक तो होते ही हैं, बट कुछ और लोगों को भी कुछ ऑथराइजेशन, कुछ परमिशन दिया गया होता है। उन लोगों को कहा जाता है फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर। उनको ऑथराइजेशन इस चीज़ की होती है कि वो फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सकेंगे, वो उसको बेच और खरीद सकने की उनकी परमिशन होती है। तो ये लोग क्या, ये सब कंबाइंडली मिलकर क्या कहा जाता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के कुछ फंक्शंस होते हैं, मेनली 3 फंक्शन होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का। नंबर 1 ट्रांसफर फंक्शन, नंबर 2 क्रेडिट फंक्शन, नंबर 3 इज अ हेजिंग फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? नॉर्मल है, कन्वर्जन ऑफ करेंसी, दैट इज अ ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन परचेजिंग पावर बिटवीन कंट्रीज इन्वॉल्व द ट्रांजेक्शंस एंड इज अ परफॉर्म थ्रू क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट लाइक बिल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बैंक ड्राफ्ट एंड द टेलीफोनिक ट्रांसफर। देखिए, अगर आपने चाइना से माल खरीदा तो वहां पे आपको चाइनीज करेंसी में पैसा देना होगा, बट आपके पास रुपीस है, तो आप क्या करेंगे, रुपीस डिपॉजिट कराएंगे और बैंक को रिक्वेस्ट करेंगे कि उसे कन्वर्ट करके चाइनीज करेंसी जो है वो चाइना में ट्रांसफर कर दे। तो ये ट्रांसफर फंक्शन का काम बैंक करते हैं, या जो फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर होते हैं वो करते हैं। तो ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का पहला काम क्या है, ट्रांसफर फंक्शन। उसी तरीके से अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो अमेरिका में या यूएस में जहां भी हमने एक्सपोर्ट किया है, वहां के जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के लोग हैं वो वहां के फंड को इंडिया में ट्रांसफर करेंगे, यानी वहां से फॉरेन एक्सचेंज को यहां पे भेजेंगे। दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन। नंबर 2 क्रेडिट फंक्शन। क्रेडिट फंक्शन का मतलब है कि अगर आपको 3 महीने बाद डॉलर चाहिए तो आप अभी डॉलर खरीद के क्या करोगे, बट आपके मन में आता है कि 3 महीने बाद अगर रेट में फ्लक्चुएशन होगा तो क्या करोगे। फिर क्या होगा, उधार हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा 80 का 90 रुपये डॉलर हो गया और आपको देना है डॉलर, तो आपको महंगा पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि 3 महीने में एडवांस में आप बुकिंग कर लेते हो, 3 महीने एडवांस में आप बुकिंग कर लेते हो और आप अपने रिस्क को मिनिमाइज करने लग जाते हो। एक्चुअली ये फंक्शन हेजिंग फंक्शन कहलाता है। और क्रेडिट फंक्शन में क्या होता है कि इंटरनेशनल पेमेंट अगर आपको करना है तो उधार ले लो, तो उधार लेना कहलाता है क्रेडिट फंक्शन। मैं रिपीट कर रहा हूं, पहला है ट्रांसफर फंक्शन जिसमें एक कंट्री से दूसरी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसफर किया जाता है। क्रेडिट फंक्शन, आपने माल उधार खरीदा 6 महीने का, 6 महीने का उधार लिया, 6 महीने के बाद आप रीपेमेंट करोगे, तो दैट इज अ क्रेडिट फंक्शन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तीसरा है हेजिंग फंक्शन। हेजिंग फंक्शन का मतलब है कि फ्यूचर में आपको फॉरेन एक्सचेंज में डील करना है और आज आप क्या चाहते हो कि उसमें होने वाले फ्लक्चुएशन से अपने को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। आपको डर लग रहा है कि 80 का डॉलर 90 का हो गया या 70 का हो गया तो उसमें आपको ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो उस नुकसान से बचने के लिए आप हेजिंग करते हो, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में फ्यूचर में डीलिंग करते हो, हेजिंग करते हो, जिससे आप फ्यूचर के होने वाले अनसर्टेनिटी को, लॉसेस को अवॉइड करने की कोशिश करते हो। वैसे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट 2 तरह का होता है, एक होता है स्पॉट मार्केट और दूसरा होता है फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट का मतलब है कि आपने अभी पैसा दिया, रुपीस दिया और आपने डॉलर लिया, या अभी डॉलर दिया और अभी रुपया लिया, यानी करंट रेट पे यह डिटरमाइन होगा। दिस इज द स्पॉट मार्केट। दूसरा है स्पॉट मार्केट के बाद दूसरा है फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट क्या होता है कि आपको अभी कोई ट्रांजैक्शन नहीं करना। मान लेते हैं कि आपको 3 महीने बाद डॉलर चाहिए, तो आपने अभी क्या किया, एक सिर्फ बुकिंग कर ली कि आपने क्या किया, 10% पैसे दिया और बोला 3 महीने बाद एक फिक्स रेट से आपको डॉलर मिल जाएगा, यानी अभी 3 महीने बाद का एडवांस आपने बुकिंग करा दी और उस समय का रेट भी आज ही डिसाइड कर लिया। तो ये क्या कहलाएगा, फॉरवर्ड मार्केट कहलाएगा। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में मेनली 2 तरह के मार्केट हैं, स्पॉट मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को हम तो अभी हमने कैटेगराइज किया था 3 तरीके से।
वो कैटेगराइजेशन था ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। 3 तरह के फंक्शंस थे। उसके बाद हमने टाइप और काइंड्स जब हम बात करेंगे तो आपको क्या याद रखना है, स्पॉट मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट। एंड मैं अब इसे क्विकली 2 मिनट के अंदर समराइज कर देता हूं एंटायर चैप्टर को। स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। मैंने कहा फॉरेन करेंसी फॉरेन एक्सचेंज होता है। फिर हमने कहा इसकी डिमांड क्यों आती है, तो डिमांड और सप्लाई के बारे में डिस्कस किया कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और भी जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वहां से डिमांड सप्लाई आती है। फिर हमने कहा कि इसको किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है, तो मैंने अलग अलग मेथड्स डिस्कस किए, जिसमें गोल्ड रेट था, ब्रेटन वुड्स सिस्टम था एंड फ्लेक्सिबल मेथड था। हमने डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन का डिफरेंस देखा और बाद में हमने देखा कि ओपन मार्केट में किस तरीके से फ्लेक्सिबल मार्केट में ऑटोमेटिक रिकंसिलेशन करके डिमांड और सप्लाई को का इक्विलिब्रियम पॉइंट है, उसके हिसाब से फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है। फिर हमने लास्ट में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पढ़ा। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हमने क्या क्या पढ़ा कि मार्केट किसे कहते हैं, मार्केट के 3 फंक्शंस होते हैं, ट्रांसफर फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन एंड हेजिंग फंक्शन। साथ में हमने पढ़ा टाइप ऑफ फॉरेन मार्केट्स, जिसमें एक था स्पॉट मार्केट और दूसरा था फॉरवर्ड मार्केट। समटाइम ये कई बार कंफ्यूजिंग होता है 12th लेवल के स्टैंडर्ड्स पे। हायर स्टडीज में इसे और डिटेल में डिस्कशन किया जाता है। एंड दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।